भव्य आत्माओं, आजादी का पर्व है। स्वतंत्रता दिवस है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया और आजाद भारत में ही हम जी रहे। गुलामी क्या होती है? गुलामी के दुख क्या होते हैं? गुलामी के दिनों में हमारे पूर्वजों ने कैसा जीवन जिया है, इसका अनुभव हमें नहीं। हम तो स्वतंत्र भारत में सांस लेने वाले लोग हैं। गुलामी क्या होती है, ये तो सिर्फ वे जानते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी है। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के उन वीर जवानों का सपना साकार हुआ था और आज के दिन देश ने स्वतंत्रता के बीच पहली सांस ली थी। उस समय उन्हें लगा था कि हकीकत में हम आज ही जिंदा हुए हैं, आज ही जन्मे हैं। भारत के जन्म के साथ साथ हमारा जन्म हुआ था। साथियों, जब तक हम अतीत का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम शहीदों की शहादत को नहीं पढ़ेंगे और समझेंगे, तब तक स्वतंत्रता का, आजादी का मकसद हम नहीं समझ सकते। आज यदि स्वतंत्र होने के बाद भी हम अन्य देशों पर यदि आधारित है, तो समझिए अभी हम परतंत्र ही हैं। दूसरों की निवालों में पलने वाला गुलाम ही होता है। अभी आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना चल रही है, एक समय था जब हमसे कहा जाता था कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। सरकार ने अभियान चलाया, बड़े बड़े आयोजन हुए, देश के प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, लोगों को प्रेरित किया, लेकिन ये कार्यक्रम भी एक जश्न बनकर के समाप्त हो गए। हमारी मानसिक गुलामी इतनी ज्यादा है कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। हमें अपने देश में बनी हुई चीजें रास नहीं आती। विदेशों की जो चीज है उसे हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या होता है पता है ना? जब हम विदेशी चीजों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी भारतीय मुद्रा विदेशों के भंडार में चली जाती है
और आर्थिक रीति से हमें कमजोर करती। हमारे देश की चीजें हमें पसंद नहीं है और विदेशों की चीजों को हम गले लगाए हुए। देश की तारीफ हमसे होती नहीं है। बाहर कहीं घूमने चला जाए तो वहां पर क्या सफाई है, क्या स्वच्छता है, क्या नीट क्लीन है, और एक गजब का ही हिसाब क्या कहें। उनके देश को यदि स्वच्छ बना करके रखा तो किसने? वहां के नागरिकों ने। और अपने देश को गंदा करके रखा तो किसने? उसके नागरिकों ने। कोई दूसरा गुनहगार नहीं है। हम ही तो अपने घर का कचरा घर के सामने फेंक देते हैं। हम ही तो डस्टबिन में बराबर तरीके से कचरे को नहीं डालते हैं। क्या करे सरकार? जी जान लगाती है। एक व्यक्ति ऊपर चला जाए भाई, थोड़ा बच्चों को समझाए। जाओ, 2 लोग चले जाओ ऊपर। सुनील, सबसे ऊपर जाना। की तारीफ करते करते नहीं थकते, परंतु ये कभी विचार नहीं करते हैं कि आखिर उनके यहां ऐसा है तो क्यों और हमारे यहां ऐसा है तो क्यों। क्या हमारा देश वैसा नहीं हो सकता? वो लोग तो थोड़े थोड़े लोग हैं। किसी देश की आबादी 15 करोड़ है, किसी की 20 करोड़ है, किसी की 30 करोड़ है। थोड़े से लोग हैं और जितने लोग होंगे हाथ उतने कम होंगे। हम तो 140 करोड़ है और 140 करोड़ का मतलब होता है 280 करोड़ हाथों का होना। इतने हाथ मिलकर के कितना काम कर सकते हैं, विचार करने जैसा है। दूसरों की तारीफ करने का मतलब है आप खुद की निंदा कर रहे। क्या वो अच्छे हैं इसका मतलब? बोलो। वो देश बहुत अच्छा है इसका मतलब? वहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा बहुत अच्छी है इसका मतलब? वहां पर शिक्षा बहुत अच्छी है इसका मतलब? विचार करो। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है। हर व्यक्ति नौकरी चाहता तो सरकारी, लेकिन अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता। खुद सरकारी स्कूल में नौकरी चाहता है ताकि सेवन वेतन आयोग का उसे लाभ मिल सके। वहां पर करना धरना कुछ ना पड़े, पैर फैला करके दिन भर आराम करो, बच्चों से ही काम करवाओ, झाड़ू लगवाओ और उनसे खाने पीने की चीजें मंगवाओ, इत्मीनान से खाओ, वहीं पर पंखा चला करके लेट जाओ। सेवन वेतन आयोग सरकार तुम्हें 80-90 हजार 1 लाख और उससे प्लस पैसा देगी। सरकारी नौकरी चाहते हैं, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन बच्चे को पढ़ाने की बात आती है तो मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट में अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ेगा, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? शिक्षक आप बन रहे हैं सरकारी स्कूल में, बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। क्या वजह है? इसका मतलब है आप सरकार से लेना तो चाहते हैं लेकिन अपने देश के बच्चों को देना नहीं चाहते हैं। यदि हमारे सरकारी टीचर बराबर तरीके से पढ़ाने लगे तो फिर देखिए आप, हम तो उस जमाने में पढ़कर के आए हैं जब गांवों में प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे। उस समय पढ़ा है हमने जब प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे।
और सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और हमारे टीचर हमें इतने अच्छे से पढ़ाते थे, हमारे शिक्षक हमें इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि हम उस समय अपने स्कूल में टॉप करते थे। क्या हुआ? उस समय के सरकारी स्कूल के टीचर प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कोई महात्मा गांधी बनता था, कोई जवाहरलाल नेहरू बनता था, कोई लाल बहादुर शास्त्री बनता था, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल बनता था। उसी स्कूल में पढ़ के तो बने ना। आज भी यदि मैं आचार्य प्रज्ञा सागर बन करके बैठा हूं तो सरकारी स्कूल में पढ़ करके ही निकल करके आया। शिक्षा का स्तर हमारे शिक्षकों ने गिराया। क्यों? क्योंकि वर्तमान के सरकारी कर्मचारियों को लक्ष्मी से प्रेम हो गया है, सरस्वती की परवाह नहीं है। सेवक है सरस्वती के और चाहत है लक्ष्मी की। कैसे काम चलेगा? मैं आप सबसे कहता हूं, चिकित्सा की भी यही स्थिति है। सरकारी अस्पतालों को स्थिति देख लो तो वो असली पाताल लगते। क्या? सरकारी अस्पताल असली पाताल लग, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, बेड ही नहीं है। बेड है तो उनमें बिस्तर गद्दे नहीं है, और गद्दे हैं तो ऐसी दशा हो गई कि उनमें बैठने की लेटने की इच्छा नहीं होती है। बेडशीट की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है, बदबू अलग मार रहे हैं, चारों तरफ से सीलन आ गई है, रहने की स्थिति नहीं है। मच्छरों का वहां पर एकदम से आतंक छाया हुआ है। जिस डेंगू से परेशान होकर के एडमिट होने गए थे, वहां से डबल डेंगू लेकर के आ गए। क्या हुआ? नौकरी सरकारी, तो सरकारी नौकरी पाकर के आप सरकार की नहीं, आपको देश की सेवा का अवसर मिला है, तो आप अपने पद पर रहते हुए बिल्कुल नेक निष्ठा और ईमानदारी से देश की सेवा करो। सभी लोग पहुंच रहे हैं ऊपर तक। प्रशासन में कितने लोग हैं, विचार करना। साथियों, देश को समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों की है। अपनी पेटी, अपनी तिजोरी, अपनी जेब भरने का सपना मत देखो। देश हमारा खुशहाल कैसे हो, इस पर चिंतन करो, इस पर विचार करो, इसकी आवश्यकता है। साथियों, मैं सोचता हूं, मैं विचारता हूं कि क्यों हम वह कर रहे हैं जो देश को परतंत्र करने का कार्य है। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। लाखों लोगों ने अपनी जान दी है। लाखों लोग महीने महीने तक जेलों में यातनाओं को सहन करते रहे हैं। भरी जवानी में जिन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है, खाली भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव के नारे लगाने से, उनकी कहानियां पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सोचो कि इंकलाब जिंदाबाद कह करके भरी जवानी में फांसी के फंदे पर झूल गए, सिर्फ हमें स्वतंत्रता का आनंद मिल सके इसलिए। अन्यथा सरेंडर कर देते, अपनी जिंदगी तो जीते, उनका परिवार खुशहाल होता, लेकिन अपनी मां बाप की परवाह ना करके, अपने संसार के सुख की परवाह ना करके फांसी के फंदे पर झूल गए। मंगल पांडे जैसे लोग एकदम विद्रोह की आवाज बन जाते हैं और छाती पर गोली खाने को तैयार हो जाते। विचार करना।
गजब के लोग हुए ये। सावरकर जैसे को काला पानी की सजा दे दी गई, सालों साल जेल में बंद, बैठने की परमिशन नहीं, लेटने की परमिशन नहीं, सालों साल बंधनों से बांध करके खड़ा रखा गया। वहीं पर मलमूत्र का क्षेपण करना और वहीं पर उन्हें खाना पीना है। खाने पीने के लिए भी 24 घंटे में सिर्फ 100 ग्राम पानी दिया जाता था। विचार करना, 100 ग्राम पानी क्या होगा उससे, 100 मिलीलीटर। इससे ही तुम्हें दिन निकालना है। खाने के लिए छोटे छोटे दोनों में कुछ दाने दे दिए जाते थे, उससे जीवन निकालना है। सावरकर ने जेल की दीवारों पर इतनी कविताएं लिख डाली, इतनी कविताएं लिख डाली, इतने गीत लिख डाले कि ऐसे वॉल्यूम तैयार। कुछ नहीं था उनके पास देश के लिए। विचार करो साथियों, सुभाष चंद्र बोस को याद करो। जय हिंद सेना बनाने के पश्चात जब वो आगे आए और देश से एक ही बात कही, क्योंकि गांधी जी शांति के पक्षधर थे। वो कहते थे कि शांति से हम देश को स्वतंत्र करेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का तो खौलता हुआ खून था। उन्हें इस पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि जब मेरी आंखों के सामने हमारे लोगों को कत्लेआम कर दिया जाता है, खून की नदियां बहा दी जाती हैं, और हम इनसे शांति की गुहार करें, अहिंसा की बात करें, तो व्यर्थ है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को कहना पड़ा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। सिर्फ हम आजाद भारत में जन्म ले सकें, आजाद भारत में जी सकें, इसलिए उन्होंने तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखा और बचाए रखा, कभी झुकने नहीं दिया। यह बात हवाओं को भी बताए रखना, यह बात हवाओं को भी बताए रखना। रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना। रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत जवानों ने की है, लहू देकर जिसकी हिफाजत जवानों ने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए। साथियों, इस तिरंगे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। नई नई शादी करके आए, अपने जीवन का सुख भी नहीं देखा और शहीद हो गए। सिर्फ एक बात का ख्याल लेकर के, एक बात का भाव लेकर के कि जब भी मेरा जनाजा निकले, जब भी मेरी अर्थी निकले, तो उस समय में कफन के रूप में मेरे वतन पर, मेरे तन पर तिरंगा हो, बस एक भाव लेकर के। सबको तिरंगा कफन के रूप में नसीब थोड़ी होता है। साथियों, जो देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते, उन्हें वह तिरंगा कफन के रूप में मिलता है। मैं आप सबको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता, मैं चाहता हूं कि हम देश की आजादी के भागीदार नहीं थे, हमने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आजाद भारत में ऐसे जियो ताकि हमारा आजाद भारत हजारों साल तक आजाद रहे। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। बाहर निकलिए परतंत्रता से, बाहर निकलिए
दूसरों देशों पर जो डिपेंड हैं हम उससे। जो देश दूसरे देशों पर आधारित होते हैं उन्हें परतंत्र होने में देर नहीं लगती है। आज मालदीव को देखो, जरा सा भारत ने अपना हाथ खींचा है, उसमें ही पसीने छूट गए। हमारा उनसे ज्यादा लेन देन थोड़ी, हमारे पास तो सिर्फ 50 करोड़ का ही वहां से आता था, लेकिन हम 800 से भी ज्यादा करोड़ का उन्हें सप्लाई करते थे। ये पोजीशन थी। साथियों, बांग्लादेश की स्थिति पता है ना आपको? देखते देखते क्या हश्र हो गया उसका। आज बांग्लादेश के हिंदू हिंसा के शिकार हो रहे, कट्टरपंथियों के द्वारा उन्हें मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। ऐसी स्थितियां है, देश असुरक्षित है, देश में रहने वाले लोग असुरक्षित हैं। हम उस भारत में जी रहे हैं जहां पर हमारी सरकार पूरी तरह से हमारी सुरक्षा का संकल्प लेकर के शासन कर रही है और हमारी रक्षा कर रही है। साथियों, जरूरत है, आवश्यकता है कि हम सरकार के अच्छे कामों के सहयोगी बने। सरकार कुछ गलत करे तो आपको उसके खिलाफ खड़े होने की परमिशन है, क्योंकि यह प्रजातंत्र है। लेकिन अच्छा करे तो साथ देने की भी जरूरत है, यह भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ विरोध मत करिए। अच्छा आदमी अच्छे काम का विरोध नहीं करता है, इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। अच्छा आदमी अच्छा काम का विरोध नहीं करता है। आप क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। आप क्या है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आप अच्छे आदमी हैं तो अच्छे काम का विरोध नहीं करेंगे, और बुरे हैं तो हमें आपसे अच्छे की कोई उम्मीद नहीं। साथियों, जरूरत है हमें अपने उन भाइयों के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज हम उन बांग्लादेशी हिंदू भाइयों का साथ देंगे, कभी हमें समस्या आएगी तो वे हमारा साथ देंगे। दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त का मतलब क्या होता है? जो दुख की घड़ी में साथ दे वो दोस्त, जो दुख के समय में साथ दे वो दोस्त है। जो दुख में साथ देता है वो दोस्त होता है। जो ऐसे समय में साथ देता है जब कोई साथ नहीं देता है, जब वो साथ दे उसका नाम दोस्त होता है। तो हमें करना पड़ता है और करना चाहिए। देश में जगह जगह उन हिंदू बांग्लादेशियों के लिए लोग रैलियां निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कहां बांग्लादेश और कहां झालरा पाटन। हम यदि यहां रैली निकाल करके कलेक्टर को ज्ञापन भी दे देंगे और मोदी जी के पास पहुंच भी जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसा हर व्यक्ति सोच लेगा तो फिर क्या होगा? हमारी आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए, लगना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तानी अपने हिंदू भाई बहनों के साथ हैं, ऐसा सोच होना चाहिए। क्या सोचते? खाली वहां पर हिंदू और दलित लोग ही रहते हैं? वहां हिंदू हैं, हिंदुओं में दलित लोग भी हैं, वहां पर बौद्धिस्ट भी हैं, वहां पर ईसाई भी हैं, वहां पर सिख भी हैं, वहां पर जैन भी है। व्यापार बिजनेस के लिए वो भी है। जैन है ना,
यदि एक परिवार भी जैन का बांग्लादेश में होता है तो हर जैन को चाहिए कि वो अपने भाई की रक्षा के लिए आगे आए, उसके लिए सरकार से गुहार करे। ऐसा हर धर्म मजहब का आदमी तैयार होगा तब तो हमारी आवाज वहां पर पहुंचेगी। भारत से आवाज बांग्लादेश तक जाए, जितनी 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं उन तक जाए कि नहीं। हिंदू आज का सोया नहीं है, जागृत हो गया है। हमें कोई भी निर्णय सोच समझ करके लेना होगा। आज यदि हम अपने देश में हिंदुओं को कष्ट देंगे तो हो सकता है कालांतर में उसका परिणाम हमें भोगना पड़े। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, आजादी का दिन है इसलिए कह रहा हूं, स्वतंत्रता दिवस है इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हमें आजाद भारत की अखंडता के लिए, निरंतरता के लिए प्रयासरत रहना है। देश ने हमारे लिए क्या किया यह मत सोचिए, हमने देश के लिए क्या किया यह बताइए। देश ने हमारे लिए क्या किया, तुम तो बताओ कि तुमने देश के लिए क्या किया। हमने कुछ भी नहीं किया, देश हमारे लिए करे। गजब के लोग हैं, जगह जगह लोग आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ये सब उसी देश में रहने वाले लोग कर रहे हैं। यदि आपने एक गाड़ी में आग लगाई है तो क्या आप आतंकवादी जैसा काम नहीं कर रहे? देश में रहने के बाद यदि ऐसा करो तो आप में और आतंकवादी में, आप में और अलगाववादी में अंतर क्या हो गया? हम तो वो लोग हैं जो देश का विकास चाहते हैं, हम देश का विनाश नहीं चाहते हैं, हम देश की संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहते। आपने पढ़ा होगा स्लोगन, सरकारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति, ऐसा लिखा रहता है जगह जगह। सरकार कह रही है ये संपत्ति आपकी है, क्योंकि हमने जो कुछ भी बनाया है आपकी सुविधा के लिए बनाया है, आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व हमारा है। मोदी सरकार जब 2014 में पहली बार आई तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया। जगह जगह घर घर में टॉयलेट बन गए, शौचालय बन गए, ये हो गया वो हो गया। गांव में चारों तरफ जहां लोग खुले में जाकर के बैठते थे, सड़क किनारे बैठते थे, उन लोगों के लिए शौचालय बना दिए गए, सब कुछ हो गया। अब लोग शौचालय गए तो सही, लेकिन पानी नहीं डाला। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में गंदगी का भंडार हो गया, फिर आदमी बाहर बैठने लगा। अरे भाई, यदि हमारी संपत्ति है तो पानी तो हमें डालना पड़ेगा। घर में जब हम फ्लश करते हैं, घर में हम सफाई करते हैं, तो वो भी हमारी चीज है, उसकी सफाई भी तो हमारी जिम्मेदारी है। आदमी खुद अपना सफाई कर ले तो अपने आप व्यवस्थित हो जाए। पता लगा 4-6 महीने में वो सारी की सारी सुविधाएं समाप्त हो गई, बेकार हो गई, गंदगी का घर हो गया। एक बारिश में वहां पर झाड़ झंकड़ उग गए, दूसरे साल में जाकर के दीवारें गिरने लगी, एक बार में लोगों ने वहां से नल निकाल लिए, कोई कुछ लेकर के चला गया, आज खेल खत्म। किसने किया? हमने। हम सुविधा सारी चाहते हैं, लेकिन सहयोग एक पैसे का नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे काम चलेगा? अभी कहीं पर सड़क बने और थोड़ी बारिश के कारण सड़क दब जाए, लोग फटाफट वीडियो बना करके देखो सरकार का काम कि सड़क गड्ढे में आ गई। अरे भाई, सड़क बनाने वाले ने सड़क बनाई, यदि 50 किलोमीटर की सड़क में एक जगह गड्ढा हो गया तो तुम्हें एक जगह का गड्ढा 10 फुट का दिखाई दे रहा है, जो 49 मीटर किलोमीटर की जो सड़क है 50, वो दिखाई नहीं दे रही, पूरी हो जाती। हाँ, कहीं पर किसी कारण से नीचे मिट्टी का कटाव हो गया होगा, कट गई होगी, पत्थर खिसक गए होंगे, कोई बात आ गई होगी, गिर गई होगी, हम उसका सहयोगी तो नहीं बनते, लेकिन प्रचारक जरूर बन जाते।
अच्छी चीजों का प्रचार करना सीखिए। तुम जिस घर में रहते हो ना, उस घर में यदि 4, 5, 6, 7 सदस्य हैं और उसमें एक आध में कोई कमी है तो उसका वीडियो बना करके वायरल नहीं करते हो कि करते हो? नहीं किया करो। अपने घर में यदि पानी टपकने लगे और उसका वीडियो बना करके वायरल करना, कहना देखो मेरे बाप का काम, ऐसा मकान बनवाया साले ने। और देश के उन कर्णधारों को तुम गालियां देने को तैयार हो, एक बार अपने बाप को भी दो ना। क्या पापा तूने ऐसे मकान बनाए, पानी टपक रहा है? एक ही मकान बनाया है, देखो बराबर तरीके से यहां पर गड्ढा हो गया है, ये मोरी का पानी बाहर नहीं निकला, कितनी बदबू मार रहा है। तूने बाथरूम बनाया, इसमें एग्जॉस्ट की जगह नहीं रखी है, बोलो अपने बाप को। वहां नहीं हो सकता। और देश में यदि जरा सी कहीं कोई बात आ जाए, तुरंत वीडियो बनेगा, व्हाट्सएप पे चलेगा, सोशल मीडिया में जाएगा, ऐसी बात की बतंगड़ कर देंगे कि पूछो मत। मैं देश के प्रत्येक विपक्ष से कहना चाहता हूं, प्रत्येक विपक्ष से, प्रत्येक का मतलब होता है सबका वक्त आता है। आज जो सत्ता में है कल वो विपक्ष में था, आज जो विपक्ष में है वो कल सत्ता में था। होता नहीं होता है? आने वाले समय में भी चक्र चलेगा। इसीलिए समझदारी यही है कि हम विकास की राजनीति करें, विद्रोह की राजनीति से हमें दूर होना पड़ेगा। तभी जाकर के देश का डेवलपमेंट हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। सारे नेताओं को भी मैं एक संदेश देता हूं कि मंचों से विपक्ष को गालियां देना बंद करो। सभी नेताओं गालियां देना बंद करो, उनकी कमियां गिनाना बंद करो। आप तो अपनी खूबियां बताओ, आपने पिछले 4-5 साल में क्या काम किया है वो काम दिखाओ। अपने काम के दम पर वोट मांगो, किसी को गाली देकर बदनाम देकर करके वोट मांगने का ये कोई तरीका नहीं होता है। इससे क्या होगा? राजनीति स्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ राजनेता देश के को भी स्वस्थ बना करके रखेगा। अन्यथा राजनीति अस्वस्थ होगी तो देश कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो साथियों, ये भारत का संविधान मैंने अपने सामने विराजमान किया है। ये पहला अवसर है मेरे द्वारा तो कि कल अचानक मुझे शाम को ख्याल आया, क्योंकि भूरू संचालन करते हुए कह रहा था कि कल तो 15 अगस्त है, कोई ग्रंथ लेकर के चलने का तो कोई काम है नहीं, इसीलिए वो काम नहीं होगा। मैं कमरे में आने के पश्चात मैंने मनीष चांदवाड़ को पास बुलाया। मैंने कहा, मनीष, संविधान की किताब मिल सकती है क्या? महाराज से 100% मैं ट्राई करता हूं, लेकर के आता। मैंने कहा, मेरी इच्छा है कि धर्म ग्रंथ लेकर के तो मैं रोज मंच पर जाता हूं, आज राष्ट्र ग्रंथ को लेकर के मैं मंच पर जाऊं। ये वो ग्रंथ है जिस पर देश के संचालन की संपूर्ण व्यवस्था है। डॉक्टर बाला साहेब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो इसके चीफ रहे, ऐसा नहीं कि अकेले बाबा साहब ने लिख लिया, वो मुख्य थे, लेकिन उनकी एक बड़ी टीम थी। उन टीम ने मिलकर के इस संविधान को तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, और आज पूरा देश इसी संविधान के अनुसार से चलता है। तो इसलिए दुनिया का इकलौता, देश का इकलौता राष्ट्र ग्रंथ कोई है तो ये है। हमने इसे राष्ट्र ग्रंथ के रूप में यहां पर विराजमान किया है।
धर्म ग्रंथ तो हम रोज लाते हैं, आज भी लेकर के आए, क्योंकि धर्म ग्रंथ हमें मोक्ष मार्ग पर कैसे चलना यह सिखाता है, और राष्ट्र ग्रंथ हमें राष्ट्र में कैसे रहना यह सिखाता है। तो ये राष्ट्र में रहने का संदेश और संकेत देता है, इसलिए मैं इसे लेकर के आया। तो साथियों, जैसे धर्म ग्रंथ, जैसे राष्ट्र ग्रंथ, वैसा ही आपके परिवार का भी एक संविधान होना चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं, परिवार का संविधान बनाओ। अभी तुम्हारे घर की कोई नियमावली नहीं है क्या? जिसे जो मन में आता है वो चलता है। एक बेटा 10 बजे आता है, दूसरा 12 बजे आता है, एक 1 बजे आता है, सब अपने हिसाब से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में कोई संविधान बनाओ। पिता को चाहिए, दादा को चाहिए, घर का संविधान बनाए, 10 नियम बनाए कि बेटा हमारे घर में रात 10 बजे सबको आना कंपलसरी है, क्योंकि घर का बुजुर्ग होने के नाते मैं रात को दरवाजा बंद करके सो जाता हूं, और मेरे सोने के बाद फिर ये दरवाजा खुलता नहीं है। हमारे परिवार में यदि अभक्ष का भक्षण नहीं होता है तो हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी अभक्ष का भक्षण नहीं होगा। ये संविधान बनाना पड़ेगा। हमारे परिवार में कोई नॉनवेज होटल में जाकर के जहां वेज नॉनवेज बनता है वहां नहीं खाते हैं तो नहीं खाएंगे। हमारे परिवार में शादी विवाह होगा तो कुछ भी हो जाए, हम उसमें आलू प्याज लहसुन नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियम जारी रहेगा, चाहे कैसी भी स्थिति बन जाए। ये नियम बनाने पड़ेंगे, ये नियम बनाने पड़ेंगे। जब तक ये नियम नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, अपने परिवार का संविधान बनाइए और उस पर अमल करते हुए आप अपने परिवार को और अपने परिवार के संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखिए। तो साथियों, आपसे थोड़ी सी चर्चा मैंने की है। उम्मीद और विश्वास रखूंगा, आजाद भारत में जन्मे हैं, हमें भारत की आजादी को अखंड बना करके रखना है, तार तार ना हो, इसका ख्याल रखना है। दूसरी बात, पूरा का पूरा लक्ष्य हमारा 2047 का होना चाहिए कि जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब हम अपने भारत को क्या दे सकेंगे, इसकी तैयारी हर भारत के नागरिक को करनी होगी कि भारत की 100वीं आजादी पर मैं भारत के लिए यह करूंगा, ऐसा करूंगा, मेरे द्वारा भारत का इतना विकास होगा। तो साथियों, आप सबसे मैंने कहा है, आप सबने सोचेंगे, भारत की आजादी को अखंड बनाए रखने के लिए कार्य करते रहेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय भारत। आज कम से कम सभी लोगों को एक दूसरे को हाथ जोड़ करके कम से कम 78 बार जय भारत बोलना है। कितने बार? एक को नहीं, इसको एक बार बोल दिया, इनको एक बार, ऐसे 78 लोगों से। थोड़ा जल्दी नहीं, प्रभाव ना लेके जाए। जय भारत। क्या? जय भारत। पहले बैठ जाए आप लोग 2 मिनट, 1-2 मिनट तो कार्यक्रम तो खत्म होने दो, बैठ जाए 2 मिनट। माथे पर रख करके चलाए, ले लो, थाली निकालो। आप लोग वाणी भारती तो ही जपो दिन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुखे, जो वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे।